हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियोस आपके लिए 100% फ्री हैं। वीडियोस को आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जैसे चाहें देखना चाहें, 100% फ्री है। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो दिखाने के बाद हम आपसे किसी तरह का पेमेंट की मांग करें। तो बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन है, इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तो आज जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो है हमारे क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका वितान भाग 2 का अध्याय 3 अतीत में दबे पांव। इस पाठ को हमारे सामने प्रस्तुत किया है ओम थानवी जी ने। आज हम इसके एमसीक्यूज करा रहे हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन हम पहले भी करा चुके हैं। तो आपको अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो डिटेल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करिएगा। एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमसे ये हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वितान से आने वाले जो भी हमारे एमसीक्यूज रहेंगे वो एक ही फॉर्म में पूछे जाएंगे, यानी कि संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न रहेंगे। तो बहुत ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़िएगा ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकें। तो इस पार्ट में हमने देखा था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया गया है, खास तौर से मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो वहाँ पर किस तरीके के खंडहर मिले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा था। अब इसी पे आधारित एमसीक्यूज हैं, हमारे साथ साथ करिए और देखिए कितना स्कोर करते हैं आप। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है? सिंधु घाटी के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि से क्या ज्ञात होता है? ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो क्या पता चलता है? ये केवल खंडहर ही थे, ये खंडहर के प्रमाण नहीं हैं, ये केवल बाह्य आडंबर थे, ये किसी समाज को व्याख्यायित करते हैं। तो जब हम इन सारे खंडरों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही सभ्य समाज रहा करता था। तो यानी कि क्या हुआ, ये जो है किसी समाज को व्याख्यायित करते हैं। सिंधु सभ्यता में कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गाड़े का उपयोग किस लिए किया गया था? मतलब ईंटों को चिपकाने के लिए जिस गाड़े का इस्तेमाल किया गया था वो क्यों किया गया था? कारण क्या था? कुंड का पानी रिस ना सके, यानी कि कुंड में जो पानी भरा जाए वो रिस के बाहर ना जा सके, बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आ सके, और बाहर जो पानी अशुद्ध रहता है वो साफ पानी में ना मिल सके। का और खा दोनों सही है या कुंड की सुंदरता बढ़ाने के लिए? तो सही क्या है? का और खा दोनों, यानी कि अंदर का पानी बाहर ना जा सके और बाहर का अशुद्ध पानी शुद्ध पानी में ना मिल सके। तो यानी कि का खा दोनों सही है, तो ऑप्शन गा सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, मोहरे, धातु, पत्थर की मूर्तियों आदि के मिलने पर क्या संभव हो पाया है? हमने ये सारी चीजें जब वहां पे मिली हैं तो क्या संभव हो पाया है? सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करना, इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलना, भविष्य की अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करना, ऐतिहासिक स्थल का ज्ञान होना। तो जब हमें वहाँ पर मोहरे, धातु की पत्थर मूर्तियाँ जो मिली, उससे ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हो पाई कि सिंधु घाटी का सभ्यता, यानी कि उस समय की सभ्यता का हम अध्ययन बहुत अच्छे से कर पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शुरुआत में वहाँ की खेती के संबंध में क्या समझा जाता था? जब वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और वहाँ पे जो है सारी चीज़ें निकालनी शुरू हुई, तो वहाँ पर खेती के संबंध में एकदम स्टार्टिंग में लोगों की क्या मान्यता थी? इस घाटी के लोग उन्नत किस्म की खेती करते थे, इस घाटी के लोग अन्न नहीं उगाते थे, इस घाटी के लोग केवल ज्वार की खेती करते थे, इस घाटी के लोग खेती में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो जब स्टार्टिंग में हुआ तो उस समय यहाँ के लोगों की, मतलब जो खोज कर रहे थे, उनकी मान्यता थी कि इस घाटी के लोग अन्न नहीं उपजाते, मतलब अन्न लाते नहीं, उगाते नहीं हैं, बाहर से लेकर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न है? कैसे दूसरों से भिन्न है ये चीज? यह सभ्यता पूर्णतः राजाश्रित सभ्यता थी, यानी कि राजा पर आश्रित सभ्यता थी। यह सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी। इसमें किसी एक का प्रभुत्व नहीं था, बल्कि एकता और समृद्धि से परिपूर्ण सभ्यता थी।
इसमें निम्न वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि उनका विकास हो सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से इसलिए भिन्न थी क्योंकि यहाँ पर कोई प्रभुत्व सत्ता काम नहीं करती थी। जितने भी अवशेष मिले उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो एकता और समृद्धि से परिपूर्ण सभ्यता थी। सब आपसी में मिलजुल कर बहुत ही जो है एकता के साथ रहा करते थे। तो सही क्या है, इसमें एक का प्रभुत्व नहीं था, यानी जैसे होता ना भाई राजा हो गया उसी का प्रभुत्व होता था, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर, बल्कि एकता और समृद्धि से परिपूर्ण सभ्यता थी। लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति किस आधार पर कहा? हमारे लेखक यानी कि ओम थानवी जी ने इस सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। ये किस आधार पर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जल संस्कृति है? तो उनके आधार क्या रहे होंगे? उस समय अधिक वर्षा होने के कारण, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण, मतलब जो वहाँ पर खंडहर मिले हैं उनमें बहुत सारे कुएं हैं, आपके कुंड हैं, नदी के जो हैं अवशेष मिले हैं, साथ ही वहाँ बहुत सारे स्नानागार हैं और पानी की निकासी यानी कि पानी को निकालने का जो प्रबंध है वो भी बिल्कुल बेजोड़ है, केवल नदियों के किनारे बसी होने के कारण या जल की बर्बादी होने के कारण। तो लेखक ने इसे जल संस्कृति जो है वो इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी का जो प्रबंध मिला है उसी के आधार पर इसे जल संस्कृति कहा है। मोहनजोदाड़ो में मिले कुंड की बनावट ही इसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। इस कथन का क्या तात्पर्य? वहां पर अनुष्ठानिक कुंड बहुत सारे मिले, ठीक है, बहुत सारे चीजें जो अनुष्ठान के तौर पर करी जाती थी। इससे क्या पता चलता है? कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा। कुंड की बनावट के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुंड एक धर्म विशेष का द्योतक न होकर संपूर्ण समाज का रूप है। कुंड केवल उच्च वर्ग के प्रयोग हेतु था। तो यहाँ पर जो ये आपका वक्तव्य दिया गया है, मोहनजोदाड़ो में मिले कुंड की बनावट ही उसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो इससे ये तात्पर्य है कि कुंड का उपयोग पवित्र और अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा, यानी कि जो कुंड मिला है वो उस सभ्यता में कोई पवित्र कार्य करने के लिए या अनुष्ठान करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था? पहले जब ये सभ्यता मिली थी तब क्या भ्रम था? ये अन्न उपजाते नहीं, इनका आयात करते हैं, यानी कि बाहर से लेकर आते हैं। यह साधन विहीन सभ्यता थी, ये दूसरों पर निर्भर लोग थे, ये अन्न का निर्यात करते थे। तो जब स्टार्टिंग में ये सभ्यता मिली थी तो तब ये मानना था कि ये लोग अन्न उपजाते नहीं, ये लोग आयात करते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का कारण किसे माना? भाई इतनी संपन्न सभ्यता आखिर नष्ट कैसे हो गई? तो भाई इसके तो अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। तो लेखक ने इसके बारे में क्या अनुमान लगाया? वहाँ के लोगों को बताया कि वहाँ के लोगों के रहन सहन के कारण, उनकी प्रवृत्तियों के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने को माना, उत्खनन कार्य को माना, या सही समय पर सही ना निर्णय लेने को माना। तो यहाँ पर जो लेखक ने कारण माना है वो है प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने के कारण। होता है ना भाई, कोई भी चीज़ गतिशील है, हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करते जाएंगे तो जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगी। तो जैसे जैसे वो प्रगति के पथ पर पढ़ते गए तो ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती गई और वो लोग कहीं और जाकर बस गए। मोहनजोदाड़ो के घरों की मोटी दीवारों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? भाई बहुत से घर ऐसे मिले जिनकी जो पहले तल की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ये दीवारें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए बनाई गई होंगी। ये दीवारें प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बनी होंगी। इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। इन दीवारों पर सुंदर चित्रकारी करनी होगी। तो ये जो मोटी दीवारें मिली हैं इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। भाई पहला मंजिल की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी रखी गई ताकि बेस मजबूत रहे, तब उस पर दूसरी। अब चूंकि हमें खंडहर मिले हैं तो मे भी शायद ऊपर की जो दूसरी मंजिल रही वो नष्ट हो गई। सीढ़ियाँ जो बताई गई हैं कि लकड़ी की रही होंगी इसलिए नष्ट हो गई, नहीं मिली। तो मोटी दीवारों से सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
अतीत के में दबे पांव के आधार पर विकल्प चुनिए। यह अजायब घर बहुत विशाल और सुंदर है। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं संग्रहित हैं। इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं। इसमें उत्कृष्ट कलात्मकता दिखाई देती है। तो जो अजायब घर की जो है सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें औजार तो हैं, हथियार नहीं है। औजार से तात्पर्य है कि आप काम करने के लिए, जैसे कोई गड्ढा खोदने के लिए कुदाल है, फावड़ा, ये सब तो मिलेगा, लेकिन किसी पे प्रहार करने के लिए आपको धनुष, बाण, तलवार, भाले ये सब नहीं मिलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह का कोई भी हथियार नहीं मिला, वहां सिर्फ औजार मिले हैं और उन्हीं को संग्रहित कहाँ किया गया है? अजायब घर में, यानी कि आपके जो संग्रहालय में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए लिखित प्रमाण ना मिलने का क्या कारण है? ये सभ्यता में किसी भी तरह का रिटन डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है भाई? ये सभ्यता बहुत अधिक विशाल है, इसलिए इतनी पुरानी सभ्यता में लिखित प्रमाण मिलने संभव नहीं है। इस सभ्यता में केवल मौखिक प्रमाण मिलते हैं। यह सभ्यता अत्यंत सीमित और कमजोर थी। अब भाई सिंधु घाटी सभ्यता अब तक की मिली सबसे पुरानी सभ्यता है। अब इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलना तो एक तरीके से असंभव है। तो जो लिखित प्रमाण नहीं मिले इसका सबसे बड़ा कारण है कि इतनी पुरानी सभ्यता में लिखित प्रमाण मिलना संभव नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले यानी कि खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या पता चलता है? इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। इन संस्कृतियों की चित्रकला का पता चलता है। इन संस्कृतियों के समाप्त होने का कारण पता चलता है। इन संस्कृतियों की संकुचित सोच का उचित सोच का पता चलता है। तो सही क्या है? वो है इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। उस समय कितना भाई वहाँ पे तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ कितने बड़े बड़े स्नानागार हैं, आपको अब वहाँ पर जो है कोठार मिलेंगे, घर मिलेंगे, प्रबंध, जल निकासी का प्रबंध मिलेगा, सभी कुछ बहुत ही उम्दा है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि ये जो संस्कृति थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में जो संस्कृति थी वो बहुत ही सुसंस्कृत सभ्यता और विशाल सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव में लेखक ने किसका वर्णन किया? यहाँ पर किस चीज का वर्णन कर रहे हैं? इतिहास के अनछुए पक्षों का, पौराणिक स्मृतियों के अध्ययन का, इतिहासकारों की सोच व विचार शक्ति का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ पर इन्होंने जो वर्णन किया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों ही आते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। मोहनजोदाड़ो में स्थित अजायब घर को किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है? कस्बाई स्कूल की इमारत के समान, मुर्दों के टीले के समान, संपन्न बस्ती के समान या नियोजित व्यवस्था के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता से जो सामान मिले उसे वहीं पर नजदीक जो है अजायब घर में, भाई कुछ तो और बाकी बड़े शहरों में दे दिए गए, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान वहाँ अजायब घर में रखा गया वो अजायब घर देखने में कैसा लगता है वो जो बताया है हमारे लेखक ने वो बताया है कस्बाई स्कूल की इमारत के, यानी कि किसी टाउन एरिया में जो स्कूल होता है उसकी बिल्डिंग जैसे होती है उस तरीके से बताया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? अतीत में दबे पांव के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, वह काम को अधिक महत्व देती थी, वह केवल शहरों का निर्माण करती थी, वह केवल संपन्न वर्ग के लिए कार्य करती थी। तो जो सबसे सुंदर व्यवस्था थी वो थी वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यानी कि आप वहाँ पर जो भी चीज़ है आप जाति धर्म के आधार पर कोई चीज़ नहीं देखना पाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे इक्वालिटी पे है, यानी कि वो लोग समाज को विकसित करने में बिलीव करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस कारण बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था? पानी की निकासी का अनुचित प्रबंध के कारण, नालियां आदि उचित ढंग से ढकी होने के कारण, छोटे छोटे घरों के स्थान पर बड़े घर होने के कारण, सामाजिक दूरी का पालन करने के कारण। तो वहाँ पर कोई भी महामारी बहुत ज़्यादा नहीं फैल सकती, उसका सबसे बड़ा कारण था नाली आदि उचित ढंग से ढकी होने के, मतलब वहाँ पर जल निकासी का जितना भी प्रबंध देखा गया है नालियाँ संपूर्ण रूप से ढकी हैं, वहाँ पर नालियाँ खुली नहीं हैं जिससे बीमारियाँ नहीं फैलेंगी।
पुरातात्विक तथ्यों में सिंधु सभ्यता के बारे से क्या पता चलता है? अतीत में दबे पांव के आधार पर बताइए। जितने भी तथ्य मिल रहे हैं उससे हमें क्या पता चल रहा है? यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी, यह सभ्यता अविकसित थी, यह सभ्यता धर्म पोषित थी, यह सभ्यता बिखरी हुई थी। तो हमें क्या पता चलता है? यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी। अतीत में दबे पांव में मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या धारणा थी? क्या धारणा रखी गई? अपने दौर में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अपने दौर में यह सबसे कम प्रसिद्ध क्षेत्र रहा होगा। अपने दौर में यह सीमित जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा होगा। अपने दौर में यह केवल मुर्दों का टीला रहा होगा। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में ये बात निकलकर सामने आती है कि अपने दौर में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मतलब आसपास की जितनी भी विकसित सभ्यताएं होती हैं उनमें सबसे विकसित सभ्यता ये रही होगी और ये जो है सेंट्रल हब पॉइंट रहा होगा। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। अतीत में दबे पाठ की पंक्ति के संदर्भ में बताइए कि आज के युग में पूरब की बस्ती किसे माना जाता है? जो वहां पर पूरब की बस्तियां थी वो बहुत रईसों की बस्तियां थी मोहनजोदाड़ो में। लेकिन प्रेजेंट आधुनिक समय में पूरब की बस्तियां किनको बोला जाता है? आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है। आज के युग में पूरब की बस्ती उच्च शासनाधिकारियों की बस्ती मानी जाती है। आज के युग में पूरब की बस्ती समृद्ध बस्ती मानी जाती है। आज के युग में पूरब की बस्ती पश्चिमी देशों की बस्ती मानी जाती है। तो आज के समय में पूरब की बस्ती जो है वो मानी जाती है गरीबों की बस्ती। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए कि आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं वे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बराबर हैं, सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं हैं, सिंधु सभ्यता के शहरों से भी उत्कृष्ट हैं या सिंधु सभ्यता के शहरों से निम्न हैं। तो क्या है, आजकल के जो प्लान्ड सिटी बनाई जा रही हैं वो काफ़ी हद तक सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स इन तरीके से शहरों से प्रेरणा लेकर बनाए जा रहे हैं। कला की दृष्टि से सिंधु सभ्यता समृद्ध थी। इस सभ्यता की समृद्धि का क्या प्रमाण है? कि मतलब कला भी यहाँ पर बहुत हद थी। इस चीज में को प्रमाणित करने के लिए क्या साक्ष्य वहां पर मिले हैं? वहां की वास्तुकला एवं नियोजन तथा धातु एवं पत्थर की मूर्तियों से हमें पता चलता है ये सारी चीज। वहां के भव्य महल और समाधियों के अवशेषों से पता चल रहा है। वहां के सड़क मार्गों को देखकर पता चलता है। वहां के कुएं और नालियों को देखकर मिलता है। तो भाई कला के मामले में भी ये सभ्यता बहुत समृद्ध थी, ये बात हमें पता चलती है वहां से मिले वास्तुकला और नियोजन तथा धातु एवं पत्थर की मूर्तियों को देखकर कि यहाँ पर भी कला बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रही थी। टूटे फूटे खंडर सभ्यता संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। कथन का भाव क्या है? इस कथन का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं हमारे लेखक? अतीत में दबे पांव के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। हमें यहाँ पर सही विकल्प उसका चुनना है। खंडरों के आधार पर वहां के लोगों के रहने सहने के ढंग और सोच के तरीकों की कल्पना की जा सकती है कि कैसे वो रहते होंगे। ये सारी चीजें हम इमेजिन कर सकते हैं। खंडरों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। खंडरों के आधार पर प्राप्त की गई जानकारी सदैव अप्रामाणिक होती है। खंडहर किसी सभ्यता का केवल इतिहास होते हैं। तो जो इन्होंने कथन कहा है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। तो इस कथन का ये मतलब है कि खंडरों के आधार पर वहां के लोगों के रहने सहने के ढंग और सोच के तरीकों की कल्पना की जा सकती है। इन खंडरों को देखकर हम सोच सकते हैं कि वहां कैसे रहते होंगे लोग, कैसे चीजें करते होंगे। सारी चीजें हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। लेखक ने किस आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है? किस आधार पर उन्होंने बोला है कि ये जल संस्कृति है? सिंधु नदी के आधार पर, स्नानागार के आधार पर, बेजोड़ निकासी व्यवस्था के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सारे ही कारण है जिसके कारण लेखक ने इसे जल संस्कृति कहा है। मोहनजोदाड़ो का अनूठा नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान नगरों से बेहतर कैसे है? उन्होंने बताया
कि मोहनजोदाड़ो की जो नगर व्यवस्था थी वो आज के आधुनिक शहरों से कहीं उत्तम थी। कैसे? मोहनजोदाड़ो में जल निकासी का प्रबंध इतना उन्नत था कि आज के वास्तुकार भी उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं। नगर की योजना अत्यंत सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से तार्किक थी। घरों की बनावट अत्यंत बेमिसाल थी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो कारण है वो है उपरोक्त सभी। ये सारे ही कारण हैं कि आज के आधुनिक नगर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बने हुए नगर नियोजन के जो प्लान हैं उनसे जो है बराबरी तक नहीं कर पाते हैं। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। इस कथन का क्या तात्पर्य है? मतलब वहां की सुंदरता जो है वो वहां पर किसी भी राजा या धर्म की प्रधानता नहीं थी, वहां पर सामाजिक प्रबंध की प्रधानता थी। तो अब इस कथन का मतलब क्या है? इस सभ्यता के केंद्र में समाज को प्रथम स्थान दिया गया था। इस सभ्यता में कोई राजा नहीं था। इस सभ्यता में केवल सौंदर्य बोध से पूर्ण वस्तुएं हैं। इस सभ्यता में आडंबर अधिक है। तो ये जो कथन हमने ऊपर पढ़ा, इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस सभ्यता के केंद्र में समाज था। यहाँ पर किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं थी, ना कोई राजा को प्रधानता थी। प्रधानता थी तो किसकी थी? वो थी समाज की। कोठार किसके काम आता था? वहां पे कोठार शब्द लिया गया, वो किस चीज के काम आता था? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। कोठार आता था जो अनाज जमा करने के लिए। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? वहां पे एक मूर्ति मिली थी जो दाढ़ी वाली थी, आपने अपनी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, तो उसको नाम क्या रखा गया था? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश या गौड़ नरेश? तो वहां पर जो नाम रखा गया था उसे वो था याजक नरेश। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है? वहां एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, उसे कहाँ रखा गया है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या लंदन संग्रहालय में? तो वो मूर्ति रखी गई है दिल्ली संग्रहालय में। मोहनजोदाड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? कौन से प्रदेश का ख्याल आया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो उन्हें ख्याल आया राजस्थान। राजस्थान में जैसे खुले खुले जो घर बने होते हैं, उनकी रास्ते होते हैं, तो वहां पर उन्हें खड़े होकर राजस्थान की गलियों की याद आ गई थी। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? अब कौन सा गांव? कुलधारा, कुलघड़ा, बुलधारा या शुभधारा? तो उन्हें याद आया था कुलधारा। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? वहां पर जब खुदाई हुई तो बहुत संख्या में चीजें वहां पर मिली, तो उसकी लगभग संख्या कितनी बताई गई है? 50,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या 60,000 से अधिक? तो वहां पर मिली चीजों की संख्या जो है वो है 50,000 से अधिक। जो चीजें जैसे भाई कंघी है, मूर्ति है, बर्तन है, जो कुछ भी मिला है उन सभी को मिलाकर वहां पर मिली चीजों की संख्या 50,000 से अधिक है। खुदाई में प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? वहां पर एक गेहूं भी मिला, तो उस गेहूं का रंग कैसा हो गया है? पीला, काला, हरा या नीला? तो गेहूं का रंग पड़ गया था काला। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? जब जो वहां पर मोहनजोदाड़ो के पास जो अजायब घर बनाया गया वहां पर एक व्यक्ति तैनात था, उसका नाम क्या था? नवाज खान, मोहम्मद खान, अली नवाज या अली बख्तावर? तो जो सही नाम है वो था उनका अली नवाज। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? उसकी खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध या नागर्य बोध? तो यहाँ पर जो उसकी ये खूबी है वो है सौंदर्य बोध, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से उस पूरी सिटी को बसाया गया था, बहुत ही प्लान करके। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? राज पोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या व्यापार पोषित? तो लेखक ने उस सौंदर्य बोध को नाम दिया है समाज पोषित। मोहनजोदाड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का, व्यापार का? तो वो रहा होगा सभ्यता का केंद्र।
मोहनजोदाड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब ये जो खुदाई करने के बाद जो मिला है पूरा, ये कितने हेक्टेयर में फैला है? 300 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर या 150 हेक्टेयर? तो ये फैला हुआ है आपका 200 हेक्टेयर में। भग्न इमारत में कितने खंबे हैं? जो भग्न इमारत जो मिडिल मिली थी, जो बहुत बड़ी इमारत, उसमें कितने खंबे हैं? 20 खंबे, 30 खंबे, 15 या 40? तो उसमें मिले हुए हैं हमको 20 खंबे। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? डीके हल्का जो नाम रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया है? दया काशीनाथ, दीक्षित काशीनाथ, धर्म काशीनाथ या दयालु काशीनाथ? तो ये नाम रखा गया है डीके हल्का जो है वो रखा गया है दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। मोहनजोदाड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? भाई बहुत लंबी सड़क थी वहां पे, अब जो उसके सही अवशेष मिले हैं वो कितने बचे हैं? 2 मील, 3 मील, आधा मील या 1 मील? तो वो बचा है सिर्फ आधा मील का एकदम सही सलामत अवशेष। मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं मिले? भाई जल संस्कृति बताई गई है तो वहां पर कुओं की बहुत ज्यादा संख्या थी, तो कितने कुएं मिले हैं? 500, 200, 800 या 700? तो वहां पर लगभग मिले हैं 700 कुएं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? किन फलों को उगाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सेब और संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद? तो वो उगाए जाते थे वहां पर खजूर और अंगूर, इसको उगाने के प्रमाण वहां पर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कि वहां पर कपास की खेती होती थी, इस बात का प्रमाण हमें कैसे मिलता है? कपास के बीज से, ऊन से, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा? वहां पर सूती कपड़ा मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर कपास की खेती होती थी। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता कौन है? इस पाठ को हमारे सामने प्रस्तुत किसने किया है, किसने लिखा हुआ है? ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इस पाठ को हमारे सामने प्रस्तुत किया है ओम थानवी जी ने। लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? लेखक ने एक अनुमान लगाया कि इसकी आबादी कितनी रही होगी, तो वो कितनी उन्होंने लगाई? 20,000, 65,000, 85,000 या 50,000? तो लेखक के अनुमान के अनुसार वहां की आबादी 85,000 रही होगी। मोहनजोदाड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? अब ये अवशेष जो हमें मिले सिंधु घाटी के या मोहनजोदाड़ो के, ये कितने साल पुराने हैं? 10,000 साल, 20,000 साल, सॉरी 1,000 साल, 2,000 साल, 3,000 साल या 5,000 साल? तो ये अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये हैं 5,000 साल पुराने। कब से? 5,000 साल पुराने लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? जो सड़क जो बची हुई है आधा मील की, उसकी चौड़ाई कितनी है? 32 फुट, 20 फुट, 33 फुट या 23 फीट? तो करीबन इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 33 फीट की, यानी 33 फीट जो है वो चौड़ी अभी बची। मतलब सोचिए कितनी चौड़ी हुआ करती होगी। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? ये किस चीज की शोभा बढ़ा रहे हैं? लाहौर की, दिल्ली की, लंदन की या अजायब घर की? तो संस्कृति ये शोभा बढ़ा रही है वो है अजायब घर की। अब ये सारी संस्कृति कहाँ शिफ्ट हो गई? अजायब घर में। वहां से जितने अवशेष मिले कहाँ पर जाकर हुए? अजायब घर में हमको अब मिलते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? जो सबसे ऊंचा चबूतरा मिला था, यानी कि हमारे जो सबसे पहले जिन्होंने इसको दिया था उसमें वहां किसके नीचे से खुदाई शुरू हुई थी? सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या है? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल या विशाल भवन? तो सबसे ऊंचे चबूतरे पर जो इस्तेमाल है वो है बौद्ध स्तूप। भाई बौद्ध स्तूप था, फिर उसके नीचे धीरे धीरे जब पता चला, खुदाई हुई कि इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ पर विकसित हो चुकी है, तो सबसे बड़े चबूतरे पर बौद्ध स्तूप स्थापित है। तो इस प्रश्न के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। बहुत सारे यहाँ पर आंकड़े हैं, जो भी हमने ये पार्ट पढ़ा है इसमें आंकड़े बहुत सारे हैं, यानी कि इतनी चीज़ें मिली, ये मिली, ऐसा मिला वो, तो तथ्य बहुत सारे हैं। इन तथ्यों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन पर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करिएगा।
इससे पहले इस चैप्टर को या अभी हमने जो भी कुछ कराया है ये आपको मिलेगा कहाँ। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर CBSE K-12 इंग्लिश मिलेगा। आप इसे क्लिक करोगे, आपकी पूरी क्लासेस जितनी भी हैं सभी आएंगे। अब आपकी क्लास है 12th, आपको 12th सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्लास 12th है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे 12th, तो 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब इसको हम पढ़ रहे थे कहाँ, अंतरा बुक में, सॉरी वितान बुक में पढ़ रहे थे, वितान भाग 2 में। तो अब हम यहाँ पर आएंगे अपनी वितान बुक पे। तो आप ये देख रहे हो, ये हमारी वितान बुक है, इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया वितान पे, तो वितान की पूरी प्लेलिस्ट होगी। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं सभी होंगे। टॉपिक पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो स्टार्ट होगा। इस तरीके से वीडियो देखना है, अपने चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, टेस्ट या रिवीजन हो उसकी भी प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। सब कुछ 100% फ्री। जब आपको 100% फ्री मिल रहा है, सारा प्रिपरेशन हो रहा है, बस आपको करना है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।